हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला देखे थे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड दूसरा देखे थे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते थे हम लोग? जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के एटम का नंबर जितना लेफ्ट साइड हो, यानी कि LHS यानी कि जो रिएक्टेंट है उसमें जितना एलिमेंट के एटम का नंबर हो, प्रत्येक एलिमेंट के एटम का नंबर जितना लेफ्ट साइड हो उतना ही राइट साइड हो, तो उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे सॉरी। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ एटम जितना लेफ्ट साइड हो यानी कि रिएक्टेंट में हो उतना प्रोडक्ट में नहीं हो, या दोनों तरफ में कहीं कम कहीं ज़्यादा हो। एक ही एलिमेंट के एटम का नंबर दोनों साइड यदि इक्वल नहीं है तो उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है इसको बैलेंस करने का ज़रूरी क्यों पड़ा, नीड क्यों आया। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हम लोग जानते हैं कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, तो वही लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ओके, प्रोडक्ट में जितना टोटल मास होगा उतना ही उस एलिमेंट के एटम का मास रिएक्टेंट में भी होना चाहिए। ओके, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसी भी एटम का मास इक्वल होना चाहिए। इसीलिए इक्वल करने के लिए ही हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने का नीड होता है, क्योंकि मास ना तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए इक्वल करने के लिए हम लोग को नीड आया बैलेंस करने का। ओके, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले प्रत्येक एटम का जितना नंबर है उतना ही रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम लोग मास को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे बैलेंस करना सीखेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो कल ही बता दिए थे, दिखा दिए थे कि यदि नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड जितना है उतना ही राइट साइड है, यानी कि जितना रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है, तो वो बैलेंस्ड है, उसको तो बैलेंस करने का जरूरी ही नहीं है। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसको हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं। पिछले क्लास में भी देख लिए थे, केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसे हम लोग कब समझेंगे? तो इस तरह से एग्जांपल के लिए जैसे लिए थे पिछले क्लास में भी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसका ये हो गया वर्ड इक्वेशन, और इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, जिसमें फॉर्मूला और सिंबल का यूज़ करते हैं, वो हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। इसको वर्ड में लिखे तो इसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे, उसी को नीचे केमिकल इक्वेशन उसी का लिखे हैं। ठीक है, जिंक प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 बोलते हैं, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखते हैं और हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। ओके, तो जिंक प्लस H2SO4, ये जो है ना 2H प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है, और जिंक पे भी क्या होता है 2 प्लस चार्ज होता है। ओके, जिंक पे भी 2 प्लस चार्ज होता है, तो ये 2 प्लस और इसका 2 माइनस, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेता है। ओके, ये केटायन हो जाता है, ये एनायन हो जाता है, केटायन और एनायन मिल जाता है तो ये ZnSO4 बन जाता है, ये दोनों मिलके, और H2 रह जाता है तो प्लस H2। ओके, अब कैसे समझेंगे कि ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो एरो के दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोलेंगे और राइट साइड को प्रोडक्ट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रत्येक एलिमेंट के एटम का नंबर यदि इक्वल होगा तो उसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे इसमें पहले क्या क्या है उसको लिख लेंगे, इस तरह से रो बना लेंगे। एलिमेंट का कौन कौन सा एलिमेंट है? जिंक है, फिर हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इस साइड भी वही है, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा आइटम ना कहीं से आएगा ना इसमें से डिस्ट्रॉय होगा रिएक्शन में से। ओके, तो जितना इस साइड एटम है उतना ही उस साइड होना चाहिए। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, यानी कि LHS में इस एटम का नंबर कितना है। तो जिंक का कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब प्रोडक्ट में देखेंगे कि जिंक का कितना है, तो प्रोडक्ट में भी 1 है तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। ओके, अब हाइड्रोजन का देखेंगे रिएक्टेंट में कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 2 है। इस साइड भी H2 है यानी कि 2 हाइड्रोजन है। सल्फर इस साइड कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में सल्फर यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट साइड में? O4 है ना, यानी कि 4 ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन 4 है। और इस साइड कितना है? यहाँ भी O4 यानी कि 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो देखिए जितना जिंक का रिएक्टेंट में है नंबर उतना ही प्रोडक्ट में है। हाइड्रोजन का भी जितना नंबर है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है उतना ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में है। सल्फर का भी जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है LHS में है उतना ही प्रोडक्ट यानी कि RHS में है।
ऑक्सीजन का भी जितना रिएक्टेंट में है उतना प्रोडक्ट में भी नंबर है, तो इसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करने का रूल देखेंगे क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे और उसको बैलेंस कैसे करेंगे। ओके, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे आयरन प्लस H2O वाटर, तो ये बन गया Fe3O4 प्लस H2। तो इसको हम लोग देख कर बता सकते हैं कि अनबैलेंस्ड है, क्योंकि आयरन इस साइड 1 है और प्रोडक्ट में 3 है, हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट आयरन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, इस साइड 1 है और मतलब रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन है। ओके, तो इसका बैलेंस करने का तरीका क्या है, रूल क्या है। तो पहले हम लोग जितने भी फॉर्मूला है ना, सारे फॉर्मूला के अराउंड चारों तरफ क्या करेंगे, बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करना है सबकी चारों तरफ, जितना भी फॉर्मूला है उसकी चारों तरफ बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, राइट नेम ऑफ एटम, नंबर ऑफ ईच एटम्स इन रिएक्टेंट्स यानी कि LHS एंड नंबर ऑफ ईच एटम्स इन प्रोडक्ट्स। मतलब कौन कौन सा एलिमेंट है उसका नाम लिखना है, एलिमेंट का नाम लिख दिए, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस साइड भी है, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस साइड भी है, तो यही 3 ही एलिमेंट है, ये एटम है और इसके नंबर लिखना है। ओके ओके, आयरन का कितना नंबर है, आयरन का इस साइड रिएक्टेंट में लिखना है 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, आयरन का 1 है तो 1 लिख देंगे और प्रोडक्ट में आयरन का कितना है 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस साइड 2 है तो 2 लिखेंगे और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिए और इस साइड कितना है 4 है, O4 लिखा हुआ है तो 4 है तो इस साइड 4 लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जितना रिएक्टेंट में है उतना प्रोडक्ट में नहीं है, दोनों अनइक्वल है। रिएक्टेंट में 1 आयरन है तो प्रोडक्ट में 3 आयरन है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सिर्फ हाइड्रोजन इक्वल है। ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है, तो इस तरह से लिख लेंगे। ओके, कि क्लियर लगे कि हाँ इक्वल नहीं है। उसके बाद आगे थर्ड स्टेप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग बैलेंस करने का थर्ड स्टेप देखने जा रहे हैं। थर्ड स्टेप क्या है, स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। उस कंपाउंड से बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे जिस कंपाउंड के पास नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एटम का नंबर मैक्सिमम होगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। रिएक्टेंट भी हो सकता है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो, या प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे इसमें जो है प्रोडक्ट में Fe3O4 ऐसा कंपाउंड है कि इसमें हम लोग को दिख रहा है कि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। इसमें आयरन में 1 ही है, वाटर में 3 ही है, इसमें 2 ही है। इसमें कितना है, आयरन 3 और 4 ऑक्सीजन यानी कि 7 है नंबर ऑफ एटम। तो इस कंपाउंड को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इस कंपाउंड में भी जिसका नंबर, जिस एटम का नंबर ज़्यादा होगा, जिस एलिमेंट का नंबर ज़्यादा होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो Fe3O4 पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला कंपाउंड सेलेक्ट करना है, तो Fe3O4 सेलेक्ट किया। ओके, उसके बाद क्या करना है, इस कंपाउंड में भी जिस एटम का, जिस एलिमेंट का नंबर ज़्यादा होगा उसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग Fe3O4 में भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग LHS में ऑक्सीजन का नंबर कितना है और RHS में कितना है वो लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन LHS, LHS में ऑक्सीजन कितना है 1 है तो 1 लिख लिए। RHS में कितना है 4 है, O4 है ना, तो यहाँ 4 है तो 4 लिख लिए। अब दोनों को इक्वलाइज करना है, इक्वल करना है, ठीक है, ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, LHS में जो ऑक्सीजन है ना उसको बैलेंस करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ भी 4 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग LHS में क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई किए। तो इसके बाद अब इसका फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फाइनली ये क्या बन के आया मेरा फॉर्मूला, Fe। जो बैलेंस नहीं हुआ उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, जो बैलेंस किए हैं उसको कितना से मल्टीप्लाई किए तो उसके बाहर उतना लिखेंगे। ठीक है, Fe प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया ना ऑक्सीजन वाले को लेफ्ट साइड में LHS में यानी कि रिएक्टेंट में, इस साइड 4 था तो इस साइड भी 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किए। ओके, क्योंकि इस साइड 1 ही ऑक्सीजन था तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किए, ये बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि इसके बाहर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके साथ जो एटम और है हाइड्रोजन है उसका भी मल्टीप्लाई हो गया। ओके, तो यहाँ हम लोग 4 लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आयरन प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ओके, अब हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट आयरन और हाइड्रोजन बच गया। ठीक है, अभी भी हमारा आयरन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, आगे आयरन और हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं हम लोग। ओके, हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिए थे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड 4 ऑक्सीजन था, इस साइड 1 ही था, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पे 4 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि आयरन और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन या हाइड्रोजन में से किसी एक को पहले बैलेंस कर लेंगे फिर दूसरे को बैलेंस करेंगे। ओके, तो स्टेप 4 में नाउ आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड। आयरन और हाइड्रोजन एटम अभी भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर 4 से जब मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो हाइड्रोजन का भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना, क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड है, एक फॉर्मूला हुआ, इसके बाहर बॉक्स के बाहर ही मल्टीप्लाई होता है, अंदर नहीं होता है। अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं फॉर्मूला में हम लोग। तो बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो इस साइड 4 मल्टीप्लाई 2 तो 8 हाइड्रोजन हो गया LHS में। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन LHS कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2 तो हाइड्रोजन 8 हो गया।
8 इन H2O। ओके, बाकी तो है नहीं सेट। और इस सेट कितना है, RHS में 2 है, 2 इन H2। ओके, अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, LHS में यानी कि रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन हो गया और प्रोडक्ट में ओनली 2 है, तो प्रोडक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, यानी कि कहाँ मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे है, 4 से मल्टीप्लाई किए तो H2 हो गया। अब फाइनली फॉर्मूला क्या बन के आएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इक्वल करेंगे दोनों साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ 4 था ही पहले से, ऑक्सीजन को बैलेंस करने में ही यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 4 2 8 हो गया। तो LHS में यानी कि रिएक्टेंट में 8 हाइड्रोजन है जो कि H2O में है। ओके, और प्रोडक्ट में हमारा 2 हाइड्रोजन जो H2 में है। ओके, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, LHS में 8 है तो RHS में भी 8 लाना पड़ेगा, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 8 आ जाएगा। ओके, तो RHS में ये हाइड्रोजन कहाँ पे है, H2 में ना, तो यहाँ पे हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओके, तो अब ये फॉर्मूला मेरा बन के आ गया। अभी भी जो बैलेंस नहीं है, आयरन नहीं है बैलेंस, तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे, जहाँ पे जो नंबर हम लोग बैलेंस करने में लगाए बस अभी उतना ही, फिर आयरन को बैलेंस करेंगे उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, आयरन प्लस 4H2O, ये बन के आया Fe3O4, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर लगाने का जरूरी पड़ा नहीं अभी तक, आगे आयरन को बैलेंस करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का नंबर इक्वल करने के लिए H2 को यानी कि प्रोडक्ट में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये 4H2 आ गया। ओके, अब आगे हम लोग आयरन को करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिख रहा है कि आयरन इधर 3 है तो यहाँ भी सिंपली 3 दे देंगे तो इक्वल हो जाएगा। हम लोग पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को किया, अब बच गया आयरन। ओके, पिकअप द अदर एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आया तो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ओके, अब आयरन बच गया क्योंकि आयरन इधर 3 है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में ओनली 1 है, तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन LHS में कितना है, आयरन 1 है, RHS में यानी कि प्रोडक्ट में कितना है, 3 है, तो LHS में भी 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो LHS में कहाँ है आयरन, यहाँ है, तो इस बॉक्स के बाहर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, तो इधर भी 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन। ओके, तो अब मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया पूरा का पूरा। अब देख लीजिए 3 Fe, इधर भी 3 Fe, इधर 4 2 8 हाइड्रोजन, इधर भी 4 2 8 हाइड्रोजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। ओके, अब सारा कुछ बैलेंस है। अब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन को लिखेंगे, तो फाइनल इक्वेशन हमारा बन के आ गया 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमारा आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एटम है दोनों ही साइड, और तीनों का तीनों एटम हमारा क्या है, बैलेंस है। ओके, सारा एलिमेंट हमारा बैलेंस है। बस इतना ही था इसका स्टेप। ओके, अब एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप देखते ही बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है।